Hello everyone, this is Sir Farhan guys. I'm solving paper 4 alternative to practical 5070/41 October November 2020. The duration of this paper is 1 hour. Let's see what we have in this paper. Oh, that's chromatography. Question number 1. A student wants to separate a mixture of dyes so that the dyes in the mixture can be identified. The apparatus the student uses is shown. The students also test dyes A, B, C, and D. Okay. Part A. Name the process the student uses to separate the mixture of dyes. In order to separate the mixture of dyes, हम सब जानते हैं कि हम हमेशा क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं. So हम लिखेंगे यहाँ पर क्रोमैटोग्राफी. Okay. The apparatus shown in the diagram is set up incorrectly. Explain why. Let's see what we have in the diagram. ये lid है और lid को cover करना जरूरी होता है, ये lid लगाना जरूरी होता है so that जो solvent है वो evaporate ना हो, क्योंकि some of the solvents like ethanol are extremely volatile. अगर आप lid नहीं लगाएंगे तो वो यहाँ से evaporate कर जाएगा. ठीक है. So to prevent the evaporation of solvent we need lid. हम यहाँ लिख देते हैं. Lid is used to prevent the evaporation of volatile solvent. Volatile means can evaporate at RTP. All right. ये आपका beaker है, ये आपका chromatography paper है, which is also called filter paper. और आप जानते हैं कि जब chromatography paper पे chromatography complete हो जाती है तो हम उसको फिर chromatogram कहते हैं. ठीक है. ये बेस लाइन है, ये वो बेस लाइन है जिसको हमने एक शार्प पेंसिल से ड्रॉ किया और जिस मिक्सचर की एनालिसिस करनी है उसका एक स्पॉट प्लेस किया. ये सैंपल के स्पॉट्स आ गए आपके पास. ओके. और ये सॉल्वेंट है आपके पास. आप नोट करें इसमें जो हमने सॉल्वेंट लाइन ली हुई है वो ये है और ये सॉल्वेंट लाइन एक्चुअली इस सैंपल के सॉल्यूट्स के जो स्पॉट्स हैं उससे नीचे होनी चाहिए, जबकि ये यहाँ पर ऊपर दे दी गई है, विच इज नॉट अ करेक्ट पोजीशन. राइट. हमने आपको बताया था कि ये जो सॉल्वेंट की लाइन होती है ये इन पॉइंट्स से हमेशा नीचे होनी चाहिए ताकि सॉल्वेंट जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रेवल करे और सेपरेशन हो सके. लेकिन जब आप सॉल्वेंट को ज्यादा फिल कर लेंगे और ये सॉल्वेंट इस बेस लाइन से ऊपर चला जाएगा तो ऑब्वियसली ये डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाएंगे, फिर सेपरेशन नहीं हो सकेगी. सो दैट इज द बेसिकली सोर्स ऑफ एरर कि सॉल्वेंट is above the mixture of spots. ओके. ये नहीं होना चाहिए. ये आपका सोर्स ऑफ एरर हो गया है और इसी सोर्स ऑफ एरर से रिलेटेड वो क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे यहाँ पर. तो हम यहाँ लिखेंगे कि सॉल्वेंट लेवल above the baseline this will not give accurate results क्योंकि सॉल्यूट्स सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे सेपरेट होने की बजाय. ओके. द apparatus is set up correctly. Solvent travel up the paper. इसको हम कहते हैं solvent travel up the paper against the gravity. ठीक है. Solvent travel against the gravity. और अगर आप थोड़ा सा फोकस और करें तो कैपिलरी एक्शन होता है इसमें. ओके. Paper is removed and then dried. The results is shown in the diagram. ये जो डायग्राम में रिजल्ट आया है इसको हम क्रोमेटोग्राम का नाम देते हैं. मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब रिजल्ट्स आ जाते हैं स्पॉट्स विजुअलाइज हो जाते हैं तो हम उसको क्रोमेटोग्राम कहते हैं. तो वी हैव अ पिक्चर ऑफ क्रोमेटोग्राम हियर. दिस इज द क्रोमेटोग्राम. वो कह रहे हैं व्हिच ऑफ द डाइस ए बी सी एंड डी आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ डाइस. तो देखो मेरी बात गौर से सुना. हाँ, ये है और ये इसके साथ लिंक हो गया. राइट.
तो इसका मतलब डाई ए अवेलेबल है, तो हम यहाँ लिखेंगे डाई ए। ऑलराइट, फिर हम ये देखो ये एक स्पॉट है, ये स्पॉट इससे मैच कर रहा है ना, इसके साथ लेवल हो गया, तो इसका मतलब डाई सी भी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी एक डाई है जो कि इसके साथ लिंक हो रही है, तो इसका मतलब डाई बी भी है आपके पास। तो डाई ए भी है, डाई बी भी है और डाई सी भी है आपके पास। ओके, तो ये हो जाएगा ए सी एंड बी। The students identifies the dyes in the mixture of dye using RF values. Measure the distance between the baseline and the solvent front line. ये हम स्केल यूज करके मेजर करेंगे। ऑलराइट, सो मैं यहां से लेकर यहां तक स्केल यूज करूंगा। ये आपकी सॉल्वेंट फ्रंट लाइन है, ये आपकी बेस लाइन है, और हम यहां से लेकर यहां तक मेजरमेंट करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट distance travel by solvent, और ये मैंने मेजर किया है तकरीबन 6 सेंटीमीटर। ओके, तो हम यहाँ लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। ऑलराइट, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं बेस लाइन एंड द पोजीशन ऑफ ए, ए की पोजीशन। तो भाई ए की पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक स्केल के थ्रू डिस्टेंस मेजर करूंगा, और ये डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट, और ये मेरे पास स्केल में आ रहा है 1.5 सेंटीमीटर। ओके, स्केल रख के डिटरमाइन किया मैंने, तो यहाँ लिख देता हूँ 1.5 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द RF वैल्यू फॉर ए, तो RF इज बेसिकली द रिटेंशन फैक्टर। तो RF वैल्यू क्या होता है? डिस्टेंस traveled by solute over distance traveled by solvent। सो मुझे RF वैल्यू फॉर ए कैलकुलेट करना है, तो ए का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट है 1.5, ये है आपके पास 6, तो 1.5 और डिवाइड करेंगे 6 से, तो इट्स गोइंग टू बी 0.25। तो ये मेरा रिटेंशन फैक्टर यानी RF वैल्यू फॉर स्पॉट ए आ गई, व्हिच इज 0.25। So that's the end of question number 1. Let's talk about question number 2, guys. When metal carbonate are heated, they decompose and give off a gas that turns lime water milky. तो पहली तो बात ये हो गई कि ये जो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की है, ये एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को शो कर रहा है। ठीक है, दैट कंफर्म्स के कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, the student investigates the rate of decomposition of 4 metal carbonates using the apparatus shown. Okay, तो मैं बेसिकली ये मेटल कार्बोनेट है मेरे पास सॉलिड फॉर्म में, ये याद रखिएगा कि ये सॉलिड फॉर्म में आपको नजर भी आ रहा है। ठीक है, और आप इसको हीट कर रहे हैं यहाँ से, और ये आपका लाइम वाटर है, और आप जानते हैं कि लाइम वाटर इज बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये आपकी क्या है? ये आपकी डिलीवरी ट्यूब है। ये आपकी क्या है? ये टेस्ट ट्यूब है। और ये आपकी क्या है? ये आपकी बॉइलिंग ट्यूब है। ओके,
वो कह रहे हैं क्वेश्चन में द स्टूडेंट सेपरेटली हीट्स ईच ऑफ द मेटल कार्बोनेट विद अ बंसन बर्नर। बंसन बर्नर यानी ये बंसन फ्लेम से मिल रहा है मुझे, ठीक है, ये बंसन फ्लेम से मिल रहा है। अगर 4 हैं और 4 मेटल कार्बोनेट्स को मुझे हीट करना है तो ऑब्वियसली बंसन बर्नर के थ्रू हीट करूंगा। तो बंसन बर्नर से हीट करते वक्त मुझे 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहला कि जो इंटेंसिटी मैं पहले वाले मेटल कार्बोनेट के लिए लूंगा एग्जैक्ट वही इंटेंसिटी बंसन फ्लेम के लिए बाकी तीनों मेटल कार्बोनेट्स के लिए होनी चाहिए। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम needs to be same। ओके, इसमें एक और चीज भी है और वो ये कि जाहिर सी बात है ये मैटर करेगा कि आपने इसको कितनी हाइट के साथ इस बॉइलिंग ट्यूब से रखा हुआ है। तो जो हाइट आप पहले वाले मेटल कार्बोनेट के लिए लेंगे वही हाइट बाकी सारे मेटल कार्बोनेट्स के लिए भी यूज की जाएगी। तो हाइट मैटर्स अ लॉट ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं height of the flame needs to be same for all 4 experiment। ऑलराइट, अच्छा, हाइट हो गई, इंटेंसिटी हो गई, स्ट्रेंथ कह लो, इसके अलावा जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के दरमियान वो भी मैटर करेगा, ठीक है। ओके, मेजर द टाइम टेकन फॉर द लाइम वाटर टू टर्न्स मिल्की। आप सब जानते हैं कि अगर मैं टाइम मेजर कर रहा हूं तो उसके लिए मैं यकीनन स्टॉप वॉच यूज करूंगा ताकि मुझे टाइम मिले। तो ये आपके पास डिफरेंट मेटल कार्बोनेट्स हैं, आई मीन 4, और ये उनके लिहाज से उनका टाइम टेकन आ गया है जो कि उन्होंने लाइम वाटर टर्न्स मिल्की किया। तो अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि नेम द गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। हम ऑलरेडी आपको कह चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो नाम पूछ रहे हैं आपसे, मेक श्योर कि आप नाम लिखें, फॉर्मूला नहीं लिखें। कार्बन डाइऑक्साइड नाम पूछ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड बाय द बंसन बर्नर मस्ट बी कंट्रोल्ड। कंट्रोल की टर्म आ गई, बंसन बर्नर को कंट्रोल करना है इन ईच एक्सपेरिमेंट। सजेस्ट 2 ways in which heat is supplied by the Bunsen flame kept constant। यही मैं कह रहा था आपसे, यही वो 2 रीजंस हैं जो कि हम आपसे कह रहे थे। तो हम ये दोनों रीजंस उठा के लिख देते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम इज बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेम। ओके, strength of flame needs to be same। और दूसरा है height of the flame, intensity और strength is the same thing। height of the flame ये भी मैटर करेगा। नेक्स्ट इज suggest 2 other variables that must be controlled। ओके, अब आप जानते हैं कि आप रेट डिटरमिन करना चाह रहे हैं। जब रेट डिटरमिन करेंगे तो रेट को डिटरमिन करने के लिए कुछ वेरिएबल्स का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि जाहिर सी बात है ये मेटल कार्बोनेट सॉलिड है तो इसका मतलब चारों के चारों मेटल कार्बोनेट्स का सरफेस एरिया सेम होना चाहिए, सही है। तो आप लिखिए सरफेस एरिया needs to be same for all metal carbonates। ऑलराइट, उसके बाद आपके पास है जाहिर सी बात है
आपने ये लाइम वाटर है, ये जाहिर सी बात है सोल्यूशन फॉर्म में होगा, इसकी यकीनन एक कंसंट्रेशन होगी, तो इसकी कंसंट्रेशन हमने कांस्टेंट रखनी है फॉर ऑल द 4 एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि भाई मैंने फर्स्ट वाले मेटल कार्बोनेट का 5 ग्राम लिया, तो सारे के सारे मेटल कार्बोनेट्स का 5 ग्राम लूंगा, तो मास ऑफ मेटल कार्बोनेट नीड्स टू बी सेम। तो मैंने 3 बता दिए, 3 में से कोई 2 लिखने हैं, तो मैं दूसरा वाला ज्यादा क्लियर है मेरे लिए कि मास ऑफ मेटल कार्बोनेट नीड्स टू बी सेम। अच्छा अगर आपको मास पता है और आपको मेटल कार्बोनेट का एमआर पता है, तो आप उससे क्या निकालोगे? मोल्स। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि मोल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट नीड्स टू बी सेम। बात एक ही है, मास बोलो या मोल्स बोलो। और मैंने एक थर्ड भी बताया आपको, और वो थर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ लाइम वाटर नीड्स टू बी सेम फॉर ऑल द 4 एक्सपेरिमेंट्स। needs to be controlled या needs to be same for all the experiments। ठीक है, वो कह रहे हैं which metal carbonate is the slowest to decompose। तो मैंने आपको कुछ अर्से पहले बताया है प्रीवियस पेपर्स में कि rate is inversely proportional to the reaction time। ओके, तो अगर रिएक्शन टाइम ज्यादा है तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। तो स्लोएस्ट पूछ रहा है वो मुझसे, तो इसका मतलब रिएक्शन टाइम ज्यादा होना चाहिए मेरे पास। तो यहाँ से देख लेते हैं रिएक्शन टाइम सबसे ज्यादा कहाँ पर है। सबसे ज्यादा जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में है, तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट इज द स्लोएस्ट वन, राइट। तो हम यहाँ लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इज द स्लोएस्ट वन। उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे सजेस्ट हाउ द इन्वेस्टिगेशन कैन बी इम्प्रूव टू मेक द रिजल्ट्स मोर रिलायबल। अगर आपको रिलायबल एक्सपेरिमेंट्स चाहिए, रिलायबल रिजल्ट्स चाहिए, तो उसके लिए जाहिर सी बात है आप एक्सपेरिमेंट को हमेशा रिपीट करते हैं अंटिल कंसिस्टेंट रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड। ओके, जब भी रिलायबिलिटी की बात आएगी, जब भी रिलायबिलिटी की बात आएगी, जब भी हमेशा एक्सपेरिमेंट रिपीट होंगे, एक्यूरेसी की बात होगी। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑलवेज कम्स व्हेन यू रिपीट द एक्सपेरिमेंट। ओके, सो फॉर रिलायबिलिटी repeat the experiment until consistent results are obtained। ठीक है, that's the end of question number 2। Let's move on to the next question, that is question number 3। Seems like it's related to titration। Yeah, a student is provided with dilute sulfuric acid labeled L. The student determines the concentration of sulfuric acid by titration। The student uses apparatus A to measure and transfer 25 cm cube of L into the apparatus B। हम सब जानते हैं गाइस, एक फिक्स्ड वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम मेजर करना है तो आप यकीनन पिपेट यूज करेंगे। ओके, फिर द डायग्राम शोज एपरेटस ए एंड बी। ये आपकी पिपेट, ये आपकी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, and this time we are using 500 cm volumetric flask। name the apparatus A, तो आप बोलेंगे pipette। name the other piece of apparatus that should be used with A to measure 25 cm cube of L। जाहिर सी बात है पिपेट को फिल करने के लिए हम पिपेट फिलर यूज करते हैं। ओके, वो कह रहे हैं why is apparatus A used instead of measuring cylinder। जाहिर सी बात है मेजरिंग सिलेंडर का डायमीटर ज्यादा होता है, पिपेट का डायमीटर छोटा होता है। डायमीटर जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट होगी। सो apparatus A is used
get the accurate measurements या results, with the accurate measurements. Okay. Next is the student makes up to 25 cm cube of L to 500 cm cube with distilled water in apparatus B. This is solution M. Name apparatus B, volumetric flask. उसके बाद the student transfer 25 cm cube of M into a conical flask and add 2 drops of methyl orange indicator. Okay. So मैंने 25 cm cube of L लिया, उसको उठाकर 500 cm cube वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्लेस किया, फिर उसमें से 25 cm cube सोल्यूशन निकाला. तो बेसिकली ये मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है. रिमेंबर, दिस इज माय सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, H2SO4. तो सल्फ्यूरिक एसिड इज बेसिकली कॉनिकल फ्लास्क में है, और मिथाइल ऑरेंज का कलर एक्चुअली कॉनिकल फ्लास्क में क्या हो जाएगा, रेड, क्योंकि एसिड में रेड होता है. फिर वो कह रहे हैं सोल्यूशन R, which is your alkali, that is sodium hydroxide, is put into the burette. इसका मतलब ये हुआ कि ब्यूरेट से जब कॉनिकल फ्लास्क में आप उसको रन करोगे until the indicator color change, तो वो आपके पास आएगा येलो, क्योंकि एल्कली में येलो होता है. सही है. सो आपके पास कलर ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, येलो, रेड टू येलो. तो वो कह रहे हैं which liquid is used to wash out the burette immediately before it is filled with R. तो पहले हम डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करते हैं, और आप जानते हैं और फिर उसी सोल्यूशन से रिंस करते हैं जिसको लिया जाता है. तो हम ब्यूरेट में क्या ले रहे हैं, R ले रहे हैं. तो ऑब्वियसली R जो है वो NaOH है, तो मैं रिंस करूंगा NaOH से, यानी मैं कह सकता हूं कि मैं रिंस करूंगा R से. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ rinse the burette with sodium hydroxide with NaOH. और NaOH को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R से. हमने R ले लिया. ठीक है. What is the color change of methyl orange indicator at the end point? आप जानते हैं कि कॉनिकल फ्लास्क में एसिड था तो रेड होगा, और जाहिर सी बात है एल्कली में येलो होता है तो येलो हो जाएगा. तो रेड टू येलो. ओके. The students does 3 titration. The diagram shows the part of the burettes with the liquid levels at the beginning end of each titration. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं 0.0, फिर 21.2 है मेरे ख्याल से. ओके. फिर है आपके पास 22.1 2 3 4 5 7 22.7, और फिर है आपके पास फाइनल 43.9. और अगर आपको याद हो, क्लास में मैंने बताया था कि कर्व सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड मेनिस्कस. सो हम हमेशा कलरलेस सॉल्यूशन के लिए लोअर मेनिस्कस रीड करेंगे. रीड द लोअर मेनिस्कस फॉर कलरलेस सॉल्यूशन. और अगर कलर्ड सॉल्यूशन हुआ कोई, तो ऑब्वियसली हम अपर मेनिस्कस यूज करते हैं. दैट्स व्हाट वी हैव टोल्ड यू इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का चैप्टर. ओके. सो हम लोअर मेनिस्कस रीड कर रहे हैं. थर्ड टाइट्रेशन का होगा 10.2. ओके. और 5 6 7 8 30.8. ओके. तो डिफरेंस यहां से कितना आ जाएगा, 21.2 का डिफरेंस. दूसरा है आपके पास 21.2, और फिर आपके पास 20.6. तो ऑब्वियसली ये दोनों सिमिलर रीडिंग्स हैं. ये बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स होंगे आपके. वो कह रहे हैं यूज स्टिक्ड वैल्यूज टू कैलकुलेट द एवरेज वॉल्यूम ऑफ R. तो मुझे वॉल्यूम ऑफ R कैलकुलेट करना है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं 21.2 प्लस 21.2 डिवाइडेड बाय 2, so it's going to be 21.2. तो ये मेरा एवरेज वॉल्यूम आ गया 21.2. ओके. उसके बाद है why was it unnecessary for the student to do the third titration?
हाँ जी, क्योंकि ये दोनों रीडिंग्स कंसिस्टेंट थी, सेम थी, इसलिए हमें थर्ड टाइट्रेशन भी करनी पड़ी ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारी ये दोनों रीडिंग एक्यूरेट है। हम ये बताएंगे तो फर्स्ट टू रीडिंग्स और एक्यूरेट और सिमिलर। ठीक है, अच्छा एक्यूरेट की टर्म भी लिख सकते, एक्यूरेट नहीं, कॉन्कॉर्डेंट कर सकते हो, कंसिस्टेंट कर सकते हो। कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग क्लास में बताया मैंने, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग क्या होती है, सेम हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स द कैलकुलेशन नाउ। और दैट वाज योर NaOH, अगर आपको याद हो वो लिखा हुआ भी आगे, उसकी कंसंट्रेशन आपको मालूम है, राइट? तो कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन द एवरेज वॉल्यूम ऑफ दिस। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना, ये याद रखना। ठीक है, सो वॉल्यूम कितना है मेरे पास यहाँ से 21.2। सो मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ कन्वीनियंटली। मैं कहूंगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब of NaOH contain 0.100 मोल। तो अगर आपके पास 21.2 सेंटीमीटर क्यूब है NaOH, सो बताइए कितना होगा? आई वाज राइट, 21.2। या सो गाइस, 0.1 into 21.2 divided by 1000 is going to be 2.12 into 10 to the power minus 3 moles. Okay, now in the next part, dilute sulfuric acid reacts with aqueous NaOH according to the equation. Calculate the number of moles of H2SO in 25 cm cube of M. आपको याद है मैंने 25 cm क्यूब को 500 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में टेस्ट किया था डिस्टिल्ड वाटर से मेकअप करने के बाद, उसमें से मैंने 25 cm क्यूब निकाला था वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से, ये वो है। ठीक है, सो हम सब जानते हैं कि भाई H2SO4 और NaOH के दरमियान 1:2 का रेशो है। तो अगर मैंने यहाँ पर 2.12 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स लिए हैं, तो बताइए मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.06 into 10 to the power minus 3 moles into 10 to the power minus 3 moles। ठीक है, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है, इसलिए हमने वैल्यूज इसी तरह से ली हुई है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 500 cm क्यूब ऑफ दिस। अच्छा, ये जो मोल्स ऑफ H2SO4 आपने निकाले हैं ये 25 cm क्यूब में है, अगर आपको याद हो। अब वो कह रहे हैं कि आप 500 cm क्यूब में फाइंड आउट करो। सो मल्टीप्लाई 5 इज गोइंग टू बी, ये हो जाएगा आपके पास 25.0 cm क्यूब ऑफ H2SO4 कितना है 1.06 into 10 to the power minus 3 moles। ओके, तो अगर आपके पास 500 cm क्यूब था तो बताइए कितना होगा? तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 0.0212। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है, ये बात ध्यान में रखना। हमने 0.0212 किया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 25 cm क्यूब ऑफ L। आपको याद होगा मैंने 25 cm क्यूब ऑफ L लिया था और उसको उठाकर 500 cm क्यूब में प्लेस किया था, फिर उसमें से 25 cm क्यूब निकाला था। तो जो मोल्स 500 में है वही मोल्स 25 cm क्यूब में होंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं मोल्स इन 500 cm क्यूब ऑफ M is equals to moles in
25.0 cm cube of L, ठीक है। सो कितना हो जाएगा मेरे पास 0.0212, ओके। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन H2SO4 in L। तो भाई ये जो आपने मोल्स निकाले हैं ये एक्चुअली 25 cm क्यूब में, तो मैं 1000 cm क्यूब से कंपेयर करके कंसंट्रेशन निकाल लूंगा, तो ये हो जाएगा 25.0 cm क्यूब ऑफ H2SO4 कंटेन 0.0212 मोल्स, ठीक है। कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 cm क्यूब लूंगा, तो ये हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा 25 से, तो ये हो जाएगा 0.848। प्लीज सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है, तो हम 0.848 लिखेंगे, दैट्स माय आंसर। ओह माय गुडनेस। Between each titration, the student washes the conical flask with water and then dries it. Okay. A second student repeats the experiment but uses L instead of water to wash the conical flask and does not dry the flask. Okay. What he's saying is, state and explain whether the second student titration volume of NaOH would be smaller, larger, or unchanged compared to the first student titration volume of NaOH. But uses L instead of water. L. ठीक है। So repeat the experiment. Okay. अगर आपको याद हो, ये L आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड था, सही है, और उसने कहा है कि आपने L यूज किया है इंस्टेड ऑफ वाटर, तो इसका मतलब कॉनिकल फ्लास्क में सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है ना। मोर quantity of sulfuric acid, ओके। सो जाहिर सी बात है मोर क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होगी कॉनिकल फ्लास्क में, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यू नीड मोर अमाउंट ऑफ NaOH, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ NaOH with the second student should be larger. So if we use L for washing instead of water, then conical flask contain more volume of H2SO4, naturally more volume of NaOH is needed to neutralize H2SO4. Okay. I hope it makes sense to you. A third student repeats the experiment, washes the conical flask out with water but does not dry it before each titration. तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास उसने वॉश किया कॉनिकल फ्लास्क को वाटर से, तो वाटर का कंटेंट इन द फ्लास्क इज हायर, राइट, मोर वाटर इन फ्लास्क, ओके। फिर वो कह रहे हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द थर्ड स्टूडेंट टाइट्रेशन वॉल्यूम ऑफ NaOH वुड बी स्मॉलर, लार्जर और अनचेंज कंपेयर्ड टू द फर्स्ट स्टूडेंट टाइट्रेशन वॉल्यूम ऑफ NaOH। अच्छा, वाटर ऐड करने से ना मोल्स चेंज नहीं होते, तो जब मोल्स चेंज नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है
वॉल्यूम ऑफ NaOH भी आपको चेंज नहीं होगा, यानी इट विल रिमेन अनचेंज। सो हम यहाँ लिख सकते हैं as water is used to wash the conical flask, as water is used to wash the conical flask, this water never increases the amount of acid. Amount of acid means moles of acid, okay? Hence, volume of NaOH will remain unchanged. ठीक है, तो हमने कहा कि भाई कॉनिकल फ्लास्क में पानी ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा होने से जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे चेंज नहीं आएगा, यानी उसके नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे। जब उसके नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ NaOH भी सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दिस water never increases the amount of HCl. Okay. Okay, that's the end of question number 3, I believe. And that's a very lengthy question, by the way. It has 20 marks. Anyhow, question number 4. The student wants to electroplate a metallic spoon with a layer of copper. Oh, that's electroplating, guys. और हमने silver spoon, copper spoon की plating करवाई है आपको क्लास में, right? That's electroplating. Okay, electroplating का process है। और plan how the student does the experiment. You should give the name of the substances used, include the label diagram of the apparatus, state what need to be done to spoon before electrolysis. तो बेटा आपको लेयर ऑफ कॉपर अप्लाई करनी है। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की खास चीज है, आपको कैथोड चाहिए जो कि ऑब्वियसली कॉपर ऑब्जेक्ट का होना चाहिए, कॉपर स्पून का होना चाहिए। आपको एनोड चाहिए जो कि बेसिकली इम्प्योर कॉपर होगा, और आपको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जो कि नेचुरली कॉपर सल्फेट होगा। ये तीनों चीजें आपको इसी ऑर्डर में चाहिए। सो हम इसकी डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं। डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस की हुई थी, अगर आपको याद हो। सही है, let's see. All right. ये थोड़ा सा डिफरेंट साइजेस के बन गए, बट इट इज मेक दिस डिफरेंट है। सही है। अच्छा, मैं यहाँ पर मीटर लगा देता हूँ। सही है, मैं यहाँ पर rheostat लगा देता हूँ। Rheostat is also called variable resistor. It is used to alter the current in the circuit. All right. और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, my goodness, it has to be copper spoon, guys. Okay, my diagram is really bad, so ये मैंने कॉपर स्पून कर दिया। ठीक है जी।
ओके, तो सबसे पहली बात, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल या आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये आपकी बैटरी है, ये आपका स्विच है, ये आपका रियोस्टेट है, RHEOSTAT, ये आपका cathode है because it is attached to the negative terminal of the battery, and obviously a copper spoon है, और ये आपका एनोड है, एंड ऑब्वियसली आपका इम्प्योर कॉपर। सही। एंड नेचुरली ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया है, कॉपर सल्फेट। ओके, सो हमने लेबल डायग्राम कंप्लीट कर दिया गाइस, हमने लेबल डायग्राम चेक कर दिया है। कौन कौन से सब्सटेंसेस यूज होंगे हमने उनके नाम बता दिए आपको। ओके, अब मुझे ये वाला पॉइंट जो है ना वो हाईलाइट करना है कि इलेक्ट्रोलिसिस से पहले स्पून के लिए क्या करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, मैं इस स्पून को सैंड पेपर के साथ स्क्रैच करूंगा, और स्क्रैच करने के बाद इसको डिस्टिल वाटर से वॉश करूंगा और क्लीन करूंगा और ड्राई करूंगा और फिर यूज करूंगा। ठीक है, सो हम यहाँ लिखेंगे कॉपर स्पून फर्स्ट needs to be scratched from sandpaper wash it with distilled water and rinse it with propanol solution। ये मैंने पहले नहीं बताया, मैं आज फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोड्स को हम हमेशा रिंस करते हैं प्रोपेनॉन के सोल्यूशन से। मैं बता दूं आपको कि ये जो प्रोपेनॉन सोल्यूशन होता है ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ऑलराइट, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेसिकली मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होता है। तो इलेक्ट्रोड पे अगर आपने वॉश इलेक्ट्रोड को डिस्टिल वाटर से वॉश किया है तो वॉशिंग की वजह से मॉइस्चर होगा, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। सॉरी, ये बेसिकली मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होता है। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। तो हमने ये भी बता दिया आपको कि जी सिल्वर स्पून को इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले क्या करना होगा। ठीक है, ये भी स्टेट कर दिया। ऑलराइट, all done for the question number 4. Let's move on to the next question, which is identification of cations and anions। एक कंपाउंड Q है जिसमें 2 cations हैं और 1 anion है, और वो कह रहे हैं टेबल को कंप्लीट करो, गैसेस को आइडेंटिफाई करो टेस्ट करने के लिए। बहुत सिंपल सा है कि Q को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, सोल्यूशन को मैंने डिवाइड किया इनटू 2 पोर्शंस फॉर B और C टेस्ट करने के लिए। कलर सोल्यूशन मिला, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास Q में ट्रांजिशन मेटल आयन है, तो Q contain transition metal ion। उसके बाद है आपके पास to the first portion aqueous sodium hydroxide is added until a change is seen। वो कह रहे हैं क्रोमियम 3+ Fe2+ है, that shows कि आपके पास ग्रीन प्रेसिपिटेट्स आएंगे क्योंकि दोनों ग्रीन प्रेसिपिटेट्स शो करते हैं, तो ग्रीन प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म। फिर वो आपसे कह रहे हैं excess aqueous NaOH is added into the mixture, तो Fe2+ साइंस हैं, तो इसका मतलब ग्रीन प्रेसिपिटेट्स विल रिमेन। अगर क्रोमियम होता तो उसके ग्रीन प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाते और ग्रीन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते।
So green precipitates will remain insoluble. Okay. Next is the mixture from B2 is warmed and the gas form is tested with damp red litmus paper. The gas turns damp red litmus paper blue. इसका मतलब it is the only alkaline gas. इसका मतलब ammonia gas is given off. All right. So ammonia gas is given off, and this shows that ammonia minus is present. Okay. बात समझ में आ रही है? ठीक है जी. Next is Q contains sulfate ions. तो सल्फेट को जब टेस्ट किया जाता है तो ऑब्वियसली आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आते हैं बेरियम सल्फेट के, and for that I will use add dilute nitric acid followed by बेरियम नाइट्रेट. याद रखिएगा कि जब आप ये टेस्ट लिखते हैं तो इसमें फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते. जब एग्जामिनर ने फॉर्मूले यूज नहीं किए, पूरे पूरे नाम लिखें, सही है ना, तो आप भी फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे. मैंने यहाँ नाइट्रिक एसिड जल्दी में लिख दिया, आपने प्रॉपर नाम लिखना है, लाइक इस तरह से डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, लाइक दिस. ओके. बेरियम नाइट्रेट solution. That's the end of question number 5. Let's move on to the question number 6. Oh my God, that's the enthalpy change or energy change experiment. Okay, interesting. A student investigate the amount of heat released when ethanol burns. Pehli baat, burning of ethanol is combustion, and all combustion reaction according to my lecture are exothermic. And since reaction is exothermic, which is why energy is released, which is why it's saying energy releasing. Okay. The diagram shows the apparatus the students did. आप जानते हैं कि ये जो आपके पास थर्मोमीटर है, ये टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करेगा आपको, टू मेजर द टेम्परेचर. ठीक है. ये मेटल का बीकर है, ये apparatus है आपका. आपने 200 cm क्यूब वाटर लिया, इसका मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर होगा वो वाटर के थ्रू मिलेगा. इनिशियल टेम्परेचर comes from water, और इसको हम T1, oh my goodness, इसको हम T1 का नाम देंगे. ओके. ये आपका बर्नर है जिसमें इथेनॉल है. तो आप मान लीजिए कि मैं इथेनॉल की कंबशन कर रहा हूं, तो इसका मतलब इथेनॉल इज एक्टिंग एज अ फ्यूल. ठीक है. The student burns a known mass of ethanol. Heat released is used to heat 200 cm cube of water. याद रखिएगा, टेक्निकली 1 centimeter cube equals to 1 gram. So अगर मैंने 200 cm cube लिया है तो इसका मतलब it is equals to 200 gram. So mass of water is going to be 200 gram. Okay. The student determines the temperature rise of the water while the ethanol is burning. जाहिर सी बात है, जब ये ethanol burnt होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ये वाटर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एंड एज अ रिजल्ट आपको टेम्परेचर में जो वेरिएशन आएगी उसको थर्मोमीटर नोट डाउन करके देगा. दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल टेम्परेचर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय T2. ओके. उसको उसने नाम दे दिया टेम्परेचर राइज का. वो कह रहे हैं इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट बर्न्स 1 gram of ethanol and the temperature rises by 20 degrees Celsius. State all the measurements the student makes to obtain these values. तो इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर. ठीक है. चलिए, मैं 2-3 चीजें आपको बता देता हूँ. 2 मार्क्स का है तो काफी डिटेल से देना पड़ेगा. तो सबसे पहला है मास ऑफ इथेनॉल
mass of ethanol plus burner before and after heating सही है mass of ethanol plus burner before and after heating ये measurement करोगे आप so that I will get the idea कि how much mass of ethanol है usually burnt during the experiment वैसे तो उसने बता दिया कि 1 gram burnt हुआ है but वो कैसे पता चला होगा तो आपने initial mass determine किया बर्निंग के बाद आपने वे किया और फिर डिफरेंस निकालने के बाद आपको ये मिल गया आपको ठीक है यानी 1 ग्राम ऑफ इथेनॉल दूसरा इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ओके इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर बिफोर एक्सपेरिमेंट और थर्ड है फाइनल टेम्परेचर आफ्टर एक्सपेरिमेंट okay why is metal beaker used instead of glass beaker because metal जो है वो better conductor of heat होता है because metal conductor is good conductor of heat is good conductor of heat so glass beaker लूंगा तो फिर जाहिर सी बात है conduction नहीं होगी heat की the student finds out that 1 gram of ethanol should give a theoretical temperature rise of more than 20 degrees Celsius. Suggest 2 reasons why the temperature rise of the water was less than the theoretical value. तो जाहिर सी बात है आप देख रहे हैं कि आप यहाँ से बर्न कर रहे हैं इसको हीट कर रहे हैं तो एनर्जी लूज होगी यहाँ से हीट लूज होगी तो सबसे पहला है कि हीट लॉस इनटू द सराउंडिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो सराउंडिंग में हीट लॉस होता है ना तो हीट लॉस इनटू द सराउंडिंग और दूसरा ये हो सकता है कि आप जानते हैं कि इथेनॉल एक्सट्रीमली वोलेटाइल होता है तो कुछ इवेपोरेट हो गया हो ठीक है डालते वक्त या ये विक लगाते वक्त कुछ इवेपोरेट हो गया जिसकी वजह से मास में फर्क पड़ गया हो या ये भी हो सकता है कि इसकी इनकम्प्लीट कंबशन हो गई है राइट मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं मैं ये भी लिख देता हूँ कि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल और मैं ये भी लिख सकता हूँ उसने दो पूछे मैं थर्ड भी बता रहा हूँ आपको थर्ड है कि इथेनॉल इज वोलेटाइल might evaporate ethanol will evaporate because it is volatile ठीक है तो इथेनॉल कब इवेपोरेट होगा जब आप उसका मास वे कर रहे होंगे ये मास वे करते ना मास ऑफ इथेनॉल प्लस बर्नर बिफोर इस वक्त जब करेंगे तो भी इवेपोरेट हो सकता है आफ्टर हीटिंग करेंगे तब भी इवेपोरेट हो सकता है दोनों सूरतों में इवेपोरेशन हो सकती है ठीक है फोर्थ suggest two ways using 1 gram of ethanol and 200 cm cube water in which the apparatus can be changed to produce a temperature rise of more than 200 degrees Celsius. So अगर मुझे 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर शो करना हो तो जाहिर सी बात है मैं एपरेटस में इम्प्रूवमेंट करूंगा यानी ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना इन प्रॉब्लम्स को खत्म करूंगा सबसे पहले हीट लॉस को खत्म करने के लिए मैं इंसुलेशन करूंगा बाय यूजिंग लैगिंग ठीक है यूज लैगिंग use insulation by using lagging okay और दूसरा है
दूसरा ये भी तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर लेड लगा दूं ताकि हीट लॉस ना हो फ्रॉम द टॉप. यूज लेड या यूज कवर लेड टू प्रिवेंट heat loss from the top. एक और भी चीज हो सकती है, टेक्निकल है थोड़ा सा, कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये आप कम कर दें, यानी इसको आपने जितना डिस्टेंस रखा हुआ है इसको कम कर दें इस डिस्टेंस को, यानी इसको उठाकर एक उसके ऊपर रखें तो ये ऊपर चला जाएगा तो फ्लेम डायरेक्टली इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा. सो मुझे इस ट्राइपॉड स्टैंड का और इस फ्लेम का डिस्टेंस जो है वो कम कर दें, तब भी हीट लॉस जो है वो कम होगा. तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हमारा थर्ड हो सकता है. एग्जामिनर ने हमसे 2 पूछे, 2 मैंने बता दिए, लेकिन आप ये कर सकते हैं. हम यहाँ लिख सकते हैं कि reduce the distance of flame and metallic can. ठीक है, मेटल कैन, वो मेटल बीकर, मेटल कैन लिख दिया, मेटल बीकर. ठीक है. नेक्स्ट, द रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ इथेनॉल इज 46, यानी एमआर हो गया ये इसका. दिस इज एमआर. Now the next is calculate the number of moles of ethanol in this. That's easy, guys. That's so easy. Moles of ethanol equals to mass है 1.0 gram divided by 46. तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.022 moles. ओके, यहाँ लिख दीजिए 0.022 moles. All right. Moles of ethanol are. Oh my goodness. The experiment is repeated using the same number of moles of different alcohols. The temperature rise are shown in the table. ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7 कार्बन एटम और उसके लिहाज से टेम्परेचर राइज आ रहा है. तो आप नोट करें टेम्परेचर राइज मुसलसल इंक्रीज हो रहा है. ओके, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस टेम्परेचर राइज आल्सो इंक्रीजेस. इसका मतलब दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है. तो हम ये रिलेशनशिप भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम is directly proportional to temperature rise. ठीक है. वो कह रहे हैं what evidence in the table shows that all the reactions are exothermic. जाहिर सी बात है टेम्परेचर राइज हो रहा है बेटा मुसलसल. ठीक है, rise in temperature shows that reaction is exothermic. मैंने पहले भी बताया था अगर एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर फॉल्स होगा. ओके, उसके बाद है प्लॉट द डेटा इन द टेबल ऑन द ग्रिड, ड्रॉ अ लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट. तो मैंने जनाब ये प्लॉट किया आपके लिए स्केच पूरा का पूरा. एक्सटेंड योर लाइन टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ग्रिड. ओके, extend your line to the left hand side of the grid. Okay, ठीक है. ये मैंने extend कर दिया line. वो कह रहे हैं the student repeats the experiment with methanol. The student uses the same number of moles of methanol as the other alcohol and the same volume of water. Use your graph to predict the temperature rise for methanol. Methanol has 1 carbon atom. So 1 carbon atom का कितना होगा? ये 1 carbon atom है उसका कितना होगा? तो ये 2, 4, 6, 8 और ये 10. तो ये 10 और 8 के दरमियान है तो ये 9 हो जाएगा. ठीक है, सो हम यहाँ इसको कोट कर देते हैं कि ये जनाब 0.9 है. सही है जी, 0.9 डिग्री सेल्सियस. सो हम यहाँ लिखेंगे 0.9 डिग्री सेल्सियस. ओके,
The student predicts that the temperature rise with another alcohol is 90. The student uses the initial water temperature of 20 degrees Celsius. Explain why it is not possible to obtain a temperature rise of 90 degrees Celsius. ओ भाई, अगर इनिशियल टेम्परेचर 20 है और वाटर जो है वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो टेम्परेचर राइज 10 तो नहीं हो सकता ना, सॉरी टेम्परेचर राइज 90 तो नहीं हो सकता। सही है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे तो आप यहाँ इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि वाटर boils at 100 degrees Celsius, so temperature goes above the boiling point of water, and so we cannot determine temperature rise of 90 degrees Celsius. The student wants to obtain the temperature rise of 90 degrees Celsius with this alcohol and the same apparatus. Suggest one way that the students can obtain a temperature of 90 degrees Celsius. देखो यार, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर आपका इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो फिर 90 आ जाएगा आपके पास, राइट? सो आप यहाँ लिख सकते हैं, in that case initial temperature needs to be 10 degrees Celsius. Needs to be 10 degrees Celsius instead of 20. See, that's the end of this question.